गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन रह रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन रहते हैं कुछ कुछ। आप लोगों के कितने करेक्ट हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको क्लास कंटिन्यू मिलते रहेगी और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। मान लीजिए ये दर्पण है, ये है आप हैं। आप अगर इस दर्पण की ओर अगर एक मीटर पर सेकंड की ओर बढ़ेंगे इस दर्पण की ओर, तो दर्पण में जो मिरर दिखाई देगी, दर्पण में जो आता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो दिखाई देगा 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोगुना हो जाता है। वेग क्या हो जाएगा, मिरर में जो वेग दिखेगा वो 2 गुना दिखेगा। अब जैसे मान लो रोटेशन पे सेम ऐसे, अगर कोई चीज थीटा रोटेट करेगी, घूमेगी तो मिरर में कितना रोटेट दिखाएगा, 2 थीटा, 2 गुना 2 थीटा रोटेट होगी, तो मिरर में 2 थीटा रोटेट होगी, घूमेगी। अब इसको भी लिख लीजिए, इसको भी अगर हमारा वेग v मीटर पर सेकेंड है, तो शीशे में दिखने वाला वेग कितना हो जाएगा, 2v, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना दिखेगा, 2v मीटर पर सेकेंड। अगर आप x की चाल से शीशे की तरफ जा रहे हैं तो शीशे में जो वेग दिखेगा तो 2x दिखेगा। अब क्या कह रहा है, यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड से आप शीशे की तरफ जा रहे हैं तो 2 गुना हो जा रहा है ना, 2 गुना हो जाता है। मिरर में कैसा दिखेगा, 2 गुना दिखेगा। अगर आप 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं, तो शीशे में जो वेग दिखेगा तो कितना दिखेगा आपका, जो शीशे में आपकी ओर आते हुए प्रतिबिंब दिखेगा तो कितना दिखेगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। यही दिखेगा ना, 2 गुना दिखेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से शीशे में आते हुए दिखेगा। सूचना ये तो गलत होगा, बाकी कोई नहीं होंगे। अगर मान लो कोई चीज थीटा रोटेट करती है ना, थीटा घूमेगी तो मिरर में कितना दिखाई देगा, 2 थीटा रोटेट करेगा, मिरर में 2 थीटा रोटेट करेगा। अगर ऐसे आप थीटा कोई चीज रोटेट कर रहे हो तो मिरर में शीशे में अगर रोटेट करता हुआ दिखेगा तो 2 थीटा, उसका 2 गुना। अगर आप x वेग से दौड़ रहे हैं शीशे के सामने तो शीशे में जो वेग आता दिखाई देगा 2x के हिसाब से दिखाई देगा। नोट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप समतल दर्पण की ओर, सेम क्वेश्चन है तो रिपीट हो गया शायद, देखते हैं। मोटर वाहनों, अगर इसका आंसर देखना रहेगा कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा मिरर यूज करते हैं, किस प्रकार का मिरर यूज करेंगे, किस प्रकार का दर्पण
यूज करेंगे या फिर उपयोग में करेंगे, उपयोग में लाएंगे। देखो नंबर 1 रोड लैंप, रोड लैंप। नंबर 2 अगर अगर वाहन में पश्च दर्पण देखना हो, मोटर वाहन में पश्च दर्पण, पश्च दृश्य देखना हो, तो इन दोनों में अगर जो यूज करेंगे हम, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। रोड लैंप में और मोटर वाहन में जो पीछे की तरफ हम पीछे के दृश्य देखने के लिए जो शीशा यूज करते हैं, उनमें ये दोनों में आप यूज करेंगे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। बाद बाकी कुछ कि जो डॉक्टर आंख कान नाक का डॉक्टर रहेगा वो कौन से प्रकार का शीशा यूज करेगा, या फिर जो शेविंग करने के लिए दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा शीशा यूज करेंगे, बाकी किसी प्रकार का कोई काम रहेगा आप अवतल दर्पण यूज करेंगे। बाद बाकी कुछ भी रहे अवतल दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण। रोड लैंप में और मोटर वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण यूज करेंगे। बाद बाकी कुछ भी रहे, शेविंग वाले क्रीम, डॉक्टर एंटी का डॉक्टर कुछ भी यूज करेगा तो वो अवतल दर्पण। खाली एक चीज याद रखना, रोड लैंप पे हम और मोटर वाहन के पश्च दृश्य देखने के लिए अवतल दर्पण यूज करेंगे, बाकी कुछ भी रहे अवतल दर्पण यूज करेंगे। देख लो मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए समतल दर्पण नहीं, उत्तर दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण लगा होगा? अवतल तो बिल्कुल नहीं लगा होगा। बेलनाकार नहीं, क्या होगा? उत्तल दर्पण लगा होगा, उत्तल दर्पण लगा होगा। आंसर होगा आपका बी। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। रोड लैंप में और मोटर वाहनों का पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज करेंगे, बाकी कुछ भी रहे आपका अवतल दर्पण यूज करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? अब पहले सूर्य ग्रहण देखो। सूर्य ग्रहण होगा कब? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होगा। तब सूर्य ग्रहण होगा। होगा किस दिन? ये होगा आपका अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन होगा। ये सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन होगा, जब सूरज, मान लो सन है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। सूरज तो हमेशा लाइट अपना चमक रहा ना, सूरज चमक रहा। अब जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे पृथ्वी से देख रहे हैं चीजें ना, तो चंद्रमा की तो खुद की तो कोई लाइट है नहीं, चंद्रमा की खुद की तो लाइट कोई है नहीं। जब खुद लाइट चंद्रमा में नहीं है तो सूरज चमक रहा है, तो ये इसके सामने पड़ जाएगा, तो हम लोग पृथ्वी से देखते हैं कि सूरज का कुछ भाग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। तो जितने भाग में चंद्रमा आ जाता है, जितने भाग में चंद्रमा आ जाएगा उतना भाग हम सूर्य का नहीं देख पाते हैं पृथ्वी पर से।
और जितने भाग में नहीं आ पाता है चंद्रमा उतना भाग हम देख पाते हैं। ये प्रक्रिया होगी किस दिन? ये अमावस्या के दिन होगी। ये प्रक्रिया अमावस्या के दिन होगी। ये होगी अमावस्या के दिन। ये अमावस्या के दिन होगी। अब देख लो, ये सूर्य ग्रहण की बात हो गई। अगर बात करेगा चंद्र ग्रहण की, नंबर 2 चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण किस दिन होगा? चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन। ये पूर्णिमा के दिन होगा। ये पूर्णिमा के दिन होगा। पूर्णिमा के दिन होगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें मान लो सूरज ये है, ये सन है, ये सन है। सन, सूरज सूरज और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब होगा चंद्र ग्रहण। सूरज है, इसके बीच में ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, इधर क्या होगा? ये चंद्रमा होगा, चंद्रमा। अब क्या होगा? सूरज की लाइट चंद्रमा पर जो पड़ रही है, सूरज की लाइट जो चंद्रमा पर पड़ रही है वो पूरी तरीके से ना पड़ के, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाती है, बीच में आ जाएगी पृथ्वी, बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो जितना भाग चंद्रमा के सूरज की लाइट से चंद्रमा पर पड़ेगी उतना भाग दिखता है चंद्रमा ग्रहण वाले दिन। बाकी भाग नहीं दिखेगा तो उसको हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। ये होगा किस दिन? पूर्णिमा वाले के दिन। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में ये सूरज का कौन सा भाग दिखाई देता है। अब मान लो इतना भाग दिखाई दिया, मान लो हम पृथ्वी से इतना भाग देख पा रहे हैं, सूरज का इतना भाग देख पा रहे हैं, बाकी भाग हम बीच में चंद्रमा आ गया तो उसकी परछाई ले लिया। तो जो भाग हम देख पा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोरोना। जो भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख पाएंगे, जो भाग हम पृथ्वी से सूर्य का देख पाएंगे सूर्य ग्रहण वाले दिन, उसको बोलेंगे कोरोना। तो देख लीजिए कौन सा भाग हम दिखाई देता है। कोई भाग नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं कोई भाग नहीं दिखाई देता, कुछ ना कुछ दिखता है। तो वर्णमंडल नहीं, प्रकाश मंडल नहीं, कौन सा? कोरोना। कोरोना या किरीट, या किरीट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन आपका बी सही होगा। ये चीज समझ में आई? ये सारी चीजें समझ में आई? नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र से। अब देखो वायुमंडल दाब किससे नापा जाता है? ये है बैरोमीटर। ये बैरोमीटर, बैरोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अगर दूध की परिशुद्धता तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। अगर बात करेंगे द्रवों की आपेक्षिक घनत्व तो ये नापेंगे हम किससे? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तो नापेंगे हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है किससे? आपेक्षिक आर्द्रता मापी यंत्र से। आपेक्षिक घनत्व नापा जाएगा, आपेक्षिक घनत्व नापा जाएगा आर्द्रता मापी यंत्र से, आर्द्रता मापी यंत्र से। आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापी जाएगी? हाइग्रोमीटर से। अगर वायुमंडल का दाब की बात करेंगे तो बैरोमीटर से। अगर दूध की परिशुद्धता तो लैक्टोमीटर से। अगर क्यूसेक मीटर एक होता है, क्यूसेक मीटर, इसे हम नापेंगे द्रव का प्रवाह, द्रव प्रवाह, द्रव प्रवाह। अगर करंट मीटर की बात करेगा, करंट मीटर, इससे नापेंगे वेलोसिटी, वेग, वेग या वेलोसिटी। अगर बात करेंगे हम फायदोमीटर,
फायदोमीटर। तो इससे समुद्र की गहराई नापी जाती है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापी जाती है फायदोमीटर से। तो आंसर आपका कौन सा होगा? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापा जाएगा आर्द्रता मापी यंत्र से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल के तल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में भरा है बर्फ, बर्फ भरा है, ठीक। अब बर्फ तैर रहा है इस पे, इसमें नीचे पानी, ऊपर बर्फ पड़ा है। तो देखो आर्कमिडीज सिद्धांत क्या कहेगा? आर्कमिडीज सिद्धांत क्या कहता है? आर्कमिडीज सिद्धांत कहता है यदि कोई वस्तु को पूर्णतया डुबोया जाता है तो उसके द्वारा हटाया गया जल उसके भार के समानुपाती होगा, उसके भार के बराबर होगा। हटाया गया जल का भार उसके भार के समानुपाती होगा। अब देखो ये बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा, ये बर्फ का टुकड़ा है। मान लो पानी में जब डाला गया था तो इसके भार के बराबर जितना इसका भार है, जितना इसका भार उतना पानी निकल गया होगा। और जितना ये स्तर गेन करना था, जितनी हाइट गेन करना था वो गेन कर लिया होगा। अब जब मेल्ट करेगा तो स्तर उसका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन, अगर बीकर में बर्फ का टुकड़ा एक तैर रहा है तो बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर उठ जाएगा? ऊपर तो नहीं उठेगा। नीचे गिर जाएगा? नहीं, पूर्ववत रहेगा। हाँ, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि जब वो डाला गया था तभी उसने वो गेन कर लिया था, तो पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिरेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंसर आपका सी होगा, पूर्ववत रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए, वेग मतलब v पहले v1 पहले v था, फिर v2 2v हो जाए। किसी का वेग 2 गुना हो जाए तो क्या चेंज हो जाएगा? उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा, उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, या उसकी स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। रख के सारे में देख लो, उसका त्वरण 2 गुना हो जाएगा। त्वरण तो ऐसा कुछ है नहीं, त्वरण 2 गुना हो जाएगा। आप त्वरण का देख सकते हो, a बराबर v2 माइनस v1 अपान टी। तो टी तो कहीं है नहीं, तो टी जब कहीं नहीं है तो इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। v2 बराबर 2v अपान टी, तो कितना आ जाएगा? v बाई टी। कोई कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये तो त्वरण पे कोई इफेक्ट, वैसा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं कि 2 गुना हो जाए, तो वो तो गलत है, ये तो गलत है। अब दूसरा क्या कहते हैं? उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। तीसरा गतिज ऊर्जा 2 गुना। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो k बराबर ½ mv²। वेग क्या हो रहा है? v1 से 2v हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? 1/2 m2v का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 m4v², यही ना हो जाएगा? 2 दूनी 4 v का v²। तो ये क्या हो जाएगा? 4 1/2 mv²। तो ये क्या, पहले हम k डैश मान लेते हैं, तो ये देखो k के बराबर है कि नहीं है? तो क्या कितना हो जाएगा? 4k हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है? उसकी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। नहीं, गतिज ऊर्जा कितनी हो जा रही? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जा रही, 4 गुनी। तो ऑप्शन सी भी गलत है। उसकी स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, P बराबर mgh। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अब संवेग देख लेंगे। P बराबर mv। वेग अगर 2 गुना हो गया, वेग v1 v के बराबर, अगर v2 को आ गया 2v2। अगर वेग 2 गुना हो जाएगा तो करेंगे m × 2v। ओके, अब क्या हो जाएगा?
अब क्या हो जाएगा, m इंटू 2 v है, तो देख लेंगे इसको, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, m इंटू वी, p डैश बराबर, तो ये देखो m इंटू वी जो है, m इंटू वी ये किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू p डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब पहले का जो संवेग है 2 गुना हो जाएगा, तो आंसर आपका कौन सा होगा, आंसर होगा आपका बी, उसका संवेग उसका 2 गुना हो जाएगा, उसका संवेग उसका 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चीज समझ में ही सारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, अब देख लेते हैं किसके द्रव्यमान भिन्न होगा। अच्छा, द्रव्यमान भार की बात कर रहा है ना। अब देखो, अगर द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान एक ऐसी चीज है जो कहीं नहीं बदलेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ नहीं बदलेगा तो द्रव्यमान है। द्रव्यमान इसके सामने लिख दो, कहीं नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा मतलब नियत रहेगा। कहीं नहीं बदलेगा मतलब नियत रहेगा, नियत रहेगा। अब देखो, बात अगर भार की बात कर रहा है ना, द्रव्यमान भार के बीच में रिलेशन देखना है। अगर भार की बात करेगा, भार, तो भार जो वस्तु पृथ्वी पे और चंद्रमा पे जो भार का डिफरेंस है, तो जो वस्तु मान लो पृथ्वी पे अगर x kg की है, तो चंद्रमा पे उसके 6 गुना कम हो जाएगी, चंद्रमा पर 6 गुना कम हो जाएगी वो। तो भार अगर पृथ्वी पर अगर x गुना है, x kg है, अगर पृथ्वी पर x kg है, तो चंद्रमा पर कितनी हो जाएगी, x/6 kg, x/6 kg हो जाएगी। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो पृथ्वी पर मान लो ये पृथ्वी, ये मान लो x kg की थी यहाँ पे बाहर, किसी व्यक्ति का x kg था यहाँ पे बाहर। अब चंद्रमा पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, चंद्रमा पे जाएगा तो x/6 kg। अब एग्जांपल देख लो, मान लो पृथ्वी पर कोई एक आदमी है, एक आदमी का वजन मान लो 60 kg है, 60 kg है। अब चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर उसका वजन कितना हो जाएगा, 60/6, 60/6 कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा कि नहीं, 10 kg। ये चीज समझ में आई। तो देखो पृथ्वी पर कितना था, 60 kg, 60, चंद्रमा पर कितना, 10 kg, तो घट गया ना। चंद्रमा पर वेट पृथ्वी के वेट से घट गया, तो ऑप्शन इस हिसाब से फिट कर लो। उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहता, भार वही नहीं रहता, द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता अर्थात नियत रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता अर्थात नियत रहता है, किंतु भार वही रहेगा, भार नहीं वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देखेंगे उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, नहीं, द्रव्यमान नियत रहता है, ये क्या रहेगा, नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, भार भिन्न हो जाएगा, भार जो है भार भिन्न होगा, भार। तो द्रव्यमान इसमें क्या, द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। अब क्या देखेंगे उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। सही तो कह रहा है, द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा किंतु भार में भिन्नता आएगी। भार में भिन्नता, यहाँ देखो 60 kg का था, यहाँ 10 kg, तो भार में भिन्नता आ रही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। देख लो इसको भी, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे, नहीं पूर्ववत कैसे रहेंगे, द्रव्यमान चलो कांस्टेंट रहेगा लेकिन भार तो बदल रहा, देखो 60 kg से 10 kg हो रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है।
पृथ्वी पे जो वजन मान लो x kg का, तो अगर चंद्रमा पे जाएंगे तो उसका 6 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो अगर हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होंगे? तो इसके समस्थानिक की बात करेंगे तो होंगे 3। नंबर 1 3। नंबर 1 प्रोटियम, प्रोटियम। नंबर 2 की बात करेंगे अगर तो न्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, ड्यूटेरियम। नंबर 2 की बात करेंगे तो ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। अगर नंबर 3 की बात करेंगे, तीसरे की, तो ट्रीटियम, ट्रीटियम। अगर ड्यूटेरियम की बात करेंगे, ड्यूटेरियम की, तो D2O। अगर इसके परमाणु भार की बात करेंगे, परमाणु भार की, ड्यूटेरियम की परमाणु भार, परमाणु भार तो होगा इसका 20-20। अगर प्रोटियम में बात करेंगे, न्यूट्रॉनों की, तो होंगे 0, 0। अगर D2O की बात और कर लेंगे तो इसका यूज हम परमाणु रिएक्टर में करेंगे। यूज कहां करेंगे? परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में इसका यूज करते हैं। न्यूट्रॉनों को कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके कंट्रोल में रखता है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होंगे? नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 1 ड्यूटेरियम, नंबर 3 ट्रीटियम। तो 3 समस्थानिक होते हैं। तो 1 होगा समस्थानिक? नहीं। 4 होगा? नहीं। कितने होंगे? 3 समस्थानिक। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अगर ड्यूटेरियम की बात करेंगे, इसके परमाणु भार की, तो 20 होगा। इसका यूज परमाणु रिएक्टर में करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। अब देखो, फलों को पकाने की 2 विधि हैं। नंबर 1 प्राकृतिक तरीके से। नंबर 2 कृत्रिम तरीके से। अगर प्राकृतिक तरीके से पकेगा तो उसमें एथिलीन गैस का यूज करते हैं। ये यूज पेड़ पौधे अपने आप, पौधे खुद पकाते। एथिलीन की सहायता जो उनमें पौधों में पाई जाती है, जो पौधों में एक गैस पाई जाती है जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से पकते हैं, तो वो एथिलीन। अगर कृत्रिम की तरीके से बात करेंगे तो एसिटिलीन, ये कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है, कृत्रिम तरीके से। तो फलों को पकाने की 2 विधि रहेंगे, प्राकृतिक तरीके से एथिलीन, कृत्रिम तरीके से एसिटिलीन। अब देखो, फलों की गैस की बात कर रहा है, ये गैस है। तो कौन सी गैस यूज में लाई जाएगी? तो आपका हो जाएगा इथेन, तो होगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, CO, इसको बोलते हैं गला घोटू गैस। गला घोटू गैस मतलब ये ऑक्सीजन में तुरंत जाके घुलने लगती है और ऑक्सीजन के लेवल को डाउन करती है, जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसको गला घोटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलेंगे। तो
एसिटिलीन कैसे पकाएगा? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से। गैस की बात करेंगे, ये प्राकृतिक रूप से। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा एथिलीन, क्योंकि गैस बोला है, गैस यही है एथिलीन, जो प्राकृतिक रूप से हम कच्चे फलों को पकाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? अब देखो, जंग लगना, जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। अगर जंग का फार्मूला पूछेंगे तो Fe2O3, अगर इसका रंग पूछेंगे तो भूरा, अगर रंग की बात करेंगे तो भूरा, भूरे कलर का, भूरे कलर का होगा। अगर रंग की बात करेंगे तो भूरा कलर, भूरे कलर का। और जंग लगने के लिए जो आवश्यक है तो जल प्लस ऑक्सीजन, जल प्लस ऑक्सीजन, जल प्लस ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगी। जल और ऑक्सीजन होने, जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है, जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगी। अगर इसके बचने का उपाय अगर बात करेंगे तो गैल्वनाइजिंग की जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वनाइजिंग, 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 जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसमें, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस पे गैल्वनाइजिंग करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते लोहे पे, जिसपे जंग से हमको बचाना हो। अगर इसके जंग का फार्मूला की बात करेंगे Fe2O3, कलर की बात करेंगे तो भूरे कलर का होगा। इसके लिए जंग लगने के लिए जरूरी जो होगा वो जल प्लस ऑक्सीजन जरूरी होगा। अगर जंग लगना प्रक्रिया होगी तो रासायनिक प्रक्रिया होगी। और हाँ, जो क्वेश्चन में आपने पूछा है, ये पूछा है जंग लगने के बाद इसका भार कैसा होगा, क्योंकि डिफरेंस यही होगा, जंग लगने के बाद, जंग लगने के बाद वस्तु का भार बढ़ जाता है, वस्तु का भार बढ़ जाता है जंग लगने के बाद। उसका रीजन ये है, उसमें ऑक्सीजन और वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जंग लगने के बाद वस्तु का भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता। तो क्वेश्चन पूछा है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होगा? तो जंग लगा हुआ जो लोहा है, बिना जंग लगे हुए लोहे से भार कुछ अधिक होगा, जिसमें जंग लगा है उसका भार कुछ अधिक होगा। इसको ऐसे याद रखो, जंग लगी वस्तु का भार मोर देन बिना जंग लगी वस्तु का भार, बिना जंग लगी वस्तु का भार। मान लो कोई वस्तु मान लो 10 kg की थी ना, 10 kg की, ये 10 kg की थी बिना जंग लगे। अब जब जंग लग जाएगी यहाँ पे तो कहो ये 12 kg की हो जाए, 11 kg की हो जाए, 10 kg से ज्यादा होगी। समझ में आई? तो आंसर आपका हो जाए कुछ अधिक होगा, जंग लगने के बाद उसका भार कुछ अधिक होगा। नोट कर ली सारी चीजें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस किसका मिश्रण है? आप देख लीजिए, रसोई गैस की बात करेंगे तो ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण है। बट जो रसोई घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें जो गंध आती है, जो रसोई घर में जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें गंध आती है, वो किस चीज की होती है? तो गंध के लिए, रसोई सिलेंडर में जो गंध आती है, गंध के लिए
गंध के लिए दो चीजें होती हैं, इथाइल मरकेप्टान, इथाइल मरकेप्टान, इथाइल मरकेप्टान। नंबर 2 मिथाइल मरकेप्टान, नंबर 2 मिथाइल मरकेप्टान, नंबर 2 मिथाइल मरकेप्टान। पहला आंसर आपका यही होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मिथाइल मिथाइल मरकेप्टान मारिए, जो कि ये दोनों क्या होंगे, ये सल्फर के एजेंट होंगे, सल्फर के एजेंट, सल्फर के एजेंट होंगे, सल्फर के एजेंट होंगे। तो देख लीजिए कौन सी चीजें हैं। अगर बात करोगे मेथेन का मुख्य घटक, मेथेन का मुख्य घटक तो सीएनजी, सीएनजी। मेथेन मिलेगी कहां से, तो जुगाली करने वाले जानवर के मुंह से, धान के खेत से जुगाली करने वाले जानवर, और कंपोस्ट, जो कंपोस्ट खाद होती है, कंपोस्ट से, और दलदल से, दलदली जमीनों से, दलदल से मीथेन मिलेगी। इसका मुख्य घटक सीएनजी। अगर बात इसके करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे कि इसको गलागोटो गैस बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। तो इन्वायरमेंट में 0.03% पाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटेन और प्रोपेन, हाँ ब्यूटेन और प्रोपेन ये एलपीजी सिलेंडर में भरा रहता है, एलपीजी सिलेंडर में भरा रहता है, तो आंसर आपका बी होगा। अब मीथेन और एथिलीन नहीं, मीथेन के बारे में तो बता ही थे, मीथेन क्या है आपका, मीथेन का मुख्य घटक सीएनजी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज की बात एनवायरमेंट पर करें तो 21% रहेगा। अगर हम मनुष्य जो सांस लेगा तो 21% लेता है, अगर बाहर निकालता है तो 16% निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। अब देखो क्या कहेंगे इसको, सबसे गर्म, सबसे अगर गर्म रहेगा तो लौ कैसी रहेगी, तो लौ होगी नीली, नीली। सबसे गर्म, अगर सबसे गर्म रहेगा तो लौ होगी नीली, तापमान होगा अधिक, लौ नीली होगी, तापमान अधिक। अब दूसरा देखो, दूसरा अगर कम गरम तो लौ कैसी होगी, लौ कैसी होगी, लौ होगी लाल, लाल। तापमान क्या होगा, तापमान होगा कम, तापमान होगा कम। समझ में आई चीजें। अब देख लो गैस में लौ सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, सबसे गर्म हिस्सा है तो तापमान अधिक होगा, सबसे गर्म होगा तापमान अधिक होगा। लौ होगी कैसी, नीली, लौ कैसी होगी, नीली, लौ कैसी होगी, नीली। अगर सबसे गर्म हिस्से के सबसे गर्म होगा तो नीली लौ होगी, जिसमें लौ नीली होगी, तापमान अधिक होगा। देख लीजिए कौन सा है, दीप्ति क्षेत्र नहीं, अदीप्ति नहीं, नीला क्षेत्र, हाँ नीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र होगा जिसमें सबसे अधिक गर्म हिस्सा होगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा, सबसे ज्यादा तापमान उसी का होगा। ज्योतिहीन ये तो होगा नहीं, ज्योतिहीन, तो आंसर होगा सी, ब्लू जोन। जो नीला नीला आपको आसपास जहां पे दीपक चल रही है, अगर नीला नीला दिख रहा तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अगर मानव शरीर की बात करेंगे, मानव शरीर में
सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कितना? 21%। 21% नहीं, 21% तो एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन। अगर सबसे कम पाया जाने वाला तो मैंगनीज, जो मानव शरीर में सबसे कम पाया जाएगा तो मैंगनीज पाया जाएगा, Mn। ओके, अब सबसे जो मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व, एक बार ये देख लो। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। ये क्या है? ये अधातु है या फिर गैसें हैं? ये क्या है? धातु है। ये क्या है? अधातु या गैसें? ये क्या है? धातु। अगर तत्व की बात करेंगे तो ये क्रम होगा, सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। ये तत्व आपके मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व रहेंगे। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व रहेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। अब देख लीजिए, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन कहाँ पाया जा रहा है? दूसरे नंबर पे कार्बन। कैल्शियम कहाँ पाया जा रहा है? कैल्शियम धातु है जो मानव शरीर में पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो आंसर डी आपका करेक्ट होगा। आंसर डी करेक्ट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है? तो अस्पतालों में सांस लेने के लिए देखो, जो हॉस्पिटल में सांस लेने के लिए यूज करते हैं ना, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, कौन सी यूज करेंगे? ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। देख लीजिए, नाइट्रोजन भरी जाएगी बल्ब में, आर्गन ये भी बल्ब में भरी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये नहीं होगा, तो आर्गन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं, तो क्या होगा? हीलियम। आंसर बी इज करेक्ट। आंसर बी इज करेक्ट। हीलियम जो होगा, जो ऑक्सीजन के साथ मिला के जो पेशेंट को दी जाएगी, तो हाँ, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला के अस्पताल में जो सांस दी जाती है आर्टिफिशियली, तो हीलियम दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी की अस्थायी कठोरता को प्रयोग करके। अब देखो, पानी की कठोरता कौन कितनी होंगी? 2 होंगी। नंबर एक अस्थायी कठोरता। नंबर 2 की बात करेंगे, स्थायी कठोरता। अगर अस्थायी कठोरता की बात करेंगे तो किससे होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होगा?
अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। अगर स्थायी कठोरता की बात करेंगे हम, स्थायी कठोरता की बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होगा। क्लोराइड तथा सल्फेट की वजह से। अगर स्थायी कठोरता की बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होगा। अस्थायी की बात करेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होगा। अगर स्थायी कठोरता के दूर करने की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, तो इसको दूर करेंगे बाई बॉइलिंग करके। नॉर्मल उबाल दो, अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। अगर इसके मेथड की बात करेंगे, इसके मेथड की बात करेंगे तो आयन एक्सचेंज मेथड, या फिर जियोलाइट मेथड। नंबर 2 जियोलाइट मेथड। स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट मेथड। होगी किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होगी। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से स्थायी कठोरता होगी, जिसको हम दूर करेंगे जियोलाइट और आयन एक्सचेंज मेथड से। अगर स्थायी कठोरता होगी तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होगी, जिसको हम नॉर्मली बॉयल कर देंगे, दूर हो जाएगी। अब देखो क्या कर रहा, अस्थायी कठोरता। तो देखो कैल्शियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हो रही ना, ये कौन सी स्थायी? तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड की वजह से हो रहा ना, तो आंसर होगा आपका ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर ए इज करेक्ट। आपको अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निच्छालन, लीचिंग प्रक्रम में शामिल है। लीचिंग प्रक्रम मतलब ये कोई घुलनशील यौगिक है तो उसमें कोई सॉलिड पार्ट है, उसको अलग करना, सॉलिड पार्ट को अलग करना, वो निच्छालन कहलाता है। गाढ़े रंगों को हटाना नहीं, घुलनशील यौगिक को घोलना, हाँ ये सही, घुलनशील यौगिक को घोलना। वाष्पीकरण नहीं, वाष्पीकरण तो नहीं होगा। वाष्पीकरण मतलब ये होगा कि आपका द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल रहा है, उसको वाष्पीकरण बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अगर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है ना, गैस अवस्था में बदल रहा है तो क्या बोलेंगे? उसको वाष्पीकरण बोलेंगे। तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे। और फिल्ट्रेशन ऐसे बोलते हैं, फिल्ट्रेशन मतलब वाटर का फिल्टर करना, उसको शुद्धिकरण करना। तो ये भी नहीं होगा। तो आप ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी, घुलनशील यौगिक को घोलना। क्या कहलाएगा? निच्छालन या लीचिंग प्रक्रम में शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अक्रिय गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें के बारे में कुछ लिख लो। अक्रिय गैसें, देखो ये कौन से आवर्त में होंगी, कौन से ग्रुप में वर्ग में होंगी? तो वर्ग की बात करेगा तो 18वां। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो 8। ठीक है। अगर बात करेगा किसी से क्रिया नहीं करती, ये चीजें आपको अक्रिय गैस के बारे में याद रखनी है। तो देख लो कौन सी चीज है। जल में मिसरी है? नहीं। घुलनशील तो बिल्कुल नहीं। स्थायी नहीं होती हैं? ये भी बात गलत है। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं? हाँ ये सही लग रहा है। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, किसी से क्रिया नहीं करती है। देखो रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होती है, ये तो गलत है। अभिक्रियाशील तो बिल्कुल नहीं होंगी, अभिक्रियाशील तो बिल्कुल होंगी नहीं, बिल्कुल फ्री रहती, किसी से क्रिया निष्क्रिय होती, किसी से क्रिया नहीं करती, तो रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अक्रिय गैसों के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होता है?
अम्ल वर्षा, एसिड रैन, एसिड रैन के बारे में क्वेश्चन, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। अगर इसके मेन सोर्स की बात करेंगे, सोर्स की, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपका मेन सोर्स आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे। और अम्ल वर्षा के बारे में क्या पूछेगा, इमारतों का रंग, इमारतों का कुष्ठ रोग, इमारतों का कुष्ठ रोग किसको बोलेंगे, अम्ल वर्षा के बारे में, अम्ल वर्षा। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देख लीजिए मेन सोर्स इसका जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, तो आंसर होगा सी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन तो नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, इसको गला घोटू गैस कहते हैं। क्या बोलेंगे, गला घोटू गैस, गला घोटू गैस। सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो सांस लेने पे ऑक्सीजन में ब्लड में तुरंत घुल जाती है, जो ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देती है, तो हमको सांस लेने में फिर दिक्कत होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। आपको थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, लिखा है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। देखो गुब्बारे में गैस जो भरी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 फुटबॉल में। नंबर 3 चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में। अब देखो बात करेंगे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होगी, तो गुब्बारे में भरी होगी आपकी हीलियम, गुब्बारे में भरी होगी आपकी हीलियम। अगर फुटबॉल में बात करेंगे तो नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में बात करेंगे तो नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, फुटबॉल में नाइट्रोजन और गुब्बारे में हीलियम। अब एक और क्वेश्चन आएगा वायुयानों के टायर में, वायुयान के टायर में तो कौन सी गैस भरी होगी, हीलियम ही भरी रहेगी। इसका याद करने का तरीका, जो जमीन पर रहेगा उसमें क्या भरेंगे, नाइट्रोजन। जो जमीन पर रहेगा उसमें नाइट्रोजन, जो जमीन पे रहेगा उसमें नाइट्रोजन, और जो हवा में रहेगा उसमें क्या भरेंगे, उसमें नाइट्रोजन। जो जमीन पे रहेगा उसमें नाइट्रोजन, और जो हवा में रहेगा उसमें हीलियम। ये गलत लिखा है, जो हवा में रहेगा उसमें हीलियम। अब देख लो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होगी, तो गुब्बारे में हाइड्रोजन तो भरी नहीं होगी, आर्गन तो बल्ब में भरी होती, तो ऑक्सीजन कहाँ होती, ऑक्सीजन कहीं भरी नहीं जाती। ऑक्सीजन तो आदमी, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन अंदर लेता है, अगर 16% बाहर निकालता है। और अगर आरबीसी की बात करेंगे, आप शरीर में आरबीसी जो ऐसा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, तो कौन सी गैस होगी, हीलियम। ये चीजें सारी चीजें समझ में आई। वायुयान के टायरों में क्या भरेंगे, हीलियम भरेगा, गुब्बारे में हीलियम भरेंगे, अगर फुटबॉल में नाइट्रोजन, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन। यहाँ एक ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक्स है। जो जमीन पर रहेगा उसमें नाइट्रोजन, जो हवा में रहेगा उसमें हीलियम भरेंगे। ओके, तो कैसी लगी आज की आपको क्लास आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा,
और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। इस बार मौका हाथ से जाने ना पाए आपके। थैंक यू।